समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल रूस को लेकर है, चाइना को लेकर भी है, और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि खबर अभी आ रही है कि नसरुल्लाह की हत्या से मिडिल ईस्ट में तो तनाव है, लेकिन इसका असर रूस पर भी दिख रहा है। रूस के पीएम मिशुस्तिन का ईरान दौरा, युद्ध रणनीति पर रूसी पीएम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात करेंगे। मिशुस्तिन इजराइल से बदला लेने का प्लान बनाएंगे। अब ये सवाल है कि रशिया का क्या रुख होगा? क्या रशिया खुलकर ईरान के समर्थन में आएगा? जहां पर अरब देशों में कई देश समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, हम स्ट्रेटजी अपनाएं इजराइल के खिलाफ या नहीं। तो इजराइल के खिलाफ नहीं, जरूर अमेरिका के खिलाफ एक मौका रशिया देख रहा है। संजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो ऐसे मौके की तलाश में रशिया सदैव रहता है, और जहाँ कहीं भी उसे इस तरीके का अवसर मिलता है कि जिसमें कि अमेरिका के विरुद्ध कोई मोर्चाबंदी करने की बात हो, तो वहाँ पर रशिया प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज करता है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि रशिया किसी तरीके का जो युद्ध है वो ईरान के साथ मिलकर के इजराइल के खिलाफ करेगा या अमेरिका के टारगेट करेगा, क्योंकि इस तरीके का जो स्टेट टू स्टेट वॉर आज के समय में जो महाशक्तियां एफर्ट नहीं कर सकती। आप देखिए तो रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो 2.5 वर्षों से भी ज्यादा समय का चल रहा है, लेकिन आज तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर एक कोई सिंगल गोली तक नहीं चलाई है, कोई मिसाइल तक नहीं दागी। उसका कारण यही है कि जो महाशक्तियां हैं वो डायरेक्ट वॉर एफर्ट नहीं कर सकती, अमेरिका भी नहीं कर सकता और रशिया भी नहीं कर सकता। और जो डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन महाशक्तियों के बीच में, न्यूक्लियर पावर्स हैं, सभी सभी के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं, और जाहिर है कि यदि कोई डायरेक्ट अटैक महाशक्तियां एक दूसरे के ऊपर करने लगे तो ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जो कि न्यूक्लियर वॉर में कभी भी बदल सकता है। और ये जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे हम मैट की सिचुएशन कहते हैं, उसको जी, जन्म देगा, और जिसमें कि कोई महाशक्ति, कोई विश्व का नेता नहीं जाना चाहेगा। तो लेकिन जो दबाव बनाने की जो रणनीति, पॉस्चरिंग करना, जहां गुटबंदी चल रही है उसमें अपना सहभागिता दिखाना, इस तरीके का जो कार्य है वो रशिया हमेशा से करता रहा है। और यहाँ पर जब ईरान जो भारी दबाव में है तो उसके साथ अपनी एकजुटता दिखा करके वो अमेरिका के समक्ष एक रशिया पॉस्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है, और जी। इसी प्रक्रिया में उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो ईरान की यात्रा तो क्या पर क्या जा रहे हैं। क्या हथियार और तमाम जो एक्सप्लोसिव हैं, मिसाइल हैं, ये इस तरह से मदद कर सकता है रशिया? रशिया मदद कर रहा है। रशिया हथियारों के संदर्भ में जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। ईरान ने भी रशिया यूक्रेन के युद्ध में उसे अनेक तरीके की ड्रोन्स प्रोवाइड कराए हैं। जो शाहिद ड्रोन है, कामिकाजी ड्रोन जिसे कहते हैं, वो ईरान के द्वारा ही प्रोवाइड कराए गए हैं। हुँ, और रशिया और ईरान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है हाल के वर्षों में काफी बड़ा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद तो इसमें काफी गहराई आई है। लेकिन जहां तक रशिया के ईरान को सपोर्ट देने का प्रश्न है, तो ये जो सपोर्ट है वो हथियारों के माध्यम से, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स के माध्यम से, विजिट्स वगैरह के माध्यम से होगा, लेकिन कोई डायरेक्ट कोई डायरेक्ट एक इन्वॉल्व रशिया नहीं होना चाहेगा इस पूरे नहीं होना युद्ध में। चाहिए। बिल्कुल। आ रही है हमारे साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। लेबनान में हमले के बाद अब हाइफा में हलचल तेज हो गई है। वहां घरों को छोड़ दूसरे शहर लोग जा रहे हैं। लाखों लोग दूसरे शहरों का पलायन कर रहे हैं। हालात ये हैं कि अब उनमें दहशत है, कब बम बरस जाए आसमान से। लेबनान में हमला और हमला ऐसा नहीं, लगातार एयर स्ट्राइक किया गया। लोग अब घरों को छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं। लाखों लोग दूसरे शहरों का पलायन कर रहे हैं। एक तरफ तो लेबनान और अब हूती पर हमला, सीरिया में भी अटैक किया जा रहा है। सवाल यही है कि अब आगे क्या? देवनाथ जी, कहां तक ये जाएगा? इजराइल कब रुकेगा? अ, जी, अ, ये युद्ध जो है अब इस तरह से आगे बढ़ेगा कि दुनिया के जो सबसे पावरफुल देश है अमेरिका, वो शायद दिखाने के लिए बार बार ये बोलेगा कि हम इजराइल को सलाह दे रहे हैं कि इजरायली हमले को, युद्ध को बंद करें। लेकिन पृष्ठभूमि में अमेरिका जो है वो लगातार इजराइल को गोला बारूद, हथियार, मिसाइल्स, रॉकेट सप्लाई कर रहा है। हम्म, तो अमेरिका इजराइल को इस तरह से तो मदद करता ही रहेगा कि इजराइल पहले हमास को खत्म कर दे, डिग्रेड कर दे, उसके बाद अब अगले हिजबुल्लाह को खत्म कर दे, डिग्रेड कर दे, और उसके बाद वो हूती विद्रोहियों को भी डिग्रेड कर दे। तो अमेरिका इस भावना में हमेशा काम करता है कि इजराइल जो है उसका एक अटूट मजबूत साथी है,
और इजराइल की मदद से ही अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर या अरब देशों के ऊपर या पेट्रोल कच्चा तेल जो पैदा होता है उन सब देशों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। तो अमेरिका हमेशा इजराइल को मदद करता रहेगा, लेकिन थोड़ा दुनिया को बताने के लिए बीच बीच में स्टेटमेंट जारी करता रहेगा अमेरिका, कि वो बोल रहा है कि नेतन्याहू युद्ध बंद करें, कि अमेरिका नेतन्याहू से बोल रहा है कि युद्ध में सिविलियन कैजुअलिटीज कम करें। लेकिन इजराइल अमेरिका की भरपूर मदद लेकर इस युद्ध को आगे बढ़ाता ही रहेगा। ठीक है, हसन नसरल्लाह की मौत हुई, अब उसके बाद बदला, जरूर बदला लेने की आग तो है, गुस्सा तो है, खीज है, और यरूशलेम में वो खीज नजर आई। यरूशलेम में हिजबुल्लाह ने जबरदस्त अटैक किया है। यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। तीसरी बार हिजबुल्लाह ने दागी है मिसाइल। हालांकि ये मिसाइल जो है इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये टारगेट किया गया था जो आईडीएफ की मीटिंग पॉइंट है वहां पर। हिजबुल्लाह जरूर खीज में है, टॉप कमांडर मारा जा चुका है, वो बौखलाहट और खीज में वो बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है, लेकिन पता है कि इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम मजबूत है और वो रॉकेट मार गिराए गए हिजबुल्लाह के टारगेट पर। आईडीएफ मीटिंग पॉइंट थी, तो इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट्स मार गिराए हैं। सवाल यही है कि संजीव जी, ये बदला, ये खीज है एक तरह से, अभी तो बदला लेने की स्थिति में है नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह को दोबारा खड़ा करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है, अपना कमांडर भेजा जा रहा है। आगे आपको लग रहा है कि ईरान और इजराइल में डायरेक्ट वॉर होगा, या अभी ईरान फिर से इन संगठनों को खड़ा करके भविष्य में अटैक करेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईरान इजराइल के ऊपर कोई युद्ध की घोषणा करेगा, युद्ध कोई कर पाने की वो स्थिति में है। और ईरान इस बात को जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि यदि उसने इजराइल के विरुद्ध किसी युद्ध की घोषणा कर दी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में और ईरान के विरोध में मैदान में सामने आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि अमेरिका और इजराइल, ये जो दोनों राष्ट्र हैं, इस बात की, इस अवसर की लगातार तलाश में रहते हैं कि कब उन्हें ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला करने का मौका मिले। और यदि ईरान ने किसी तरीके का युद्ध छेड़ा, तो फिर अमेरिका को और इजराइल को उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करने का अवसर मिल जाएगा। और जो कि मुझे लगता है कि ईरान के जो शासक हैं, वैसा उन्हें अवसर नहीं देना चाहेंगे, वो कोई डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से, हिजबुल्लाह इत्यादि के माध्यम से जो ईरान अब हमले करने की साजिश रच रहा था, उसको भी अब बड़ी चोट पहुंचा दी गई है। हमास तो अपने पतन की कगार पे है, हिजबुल्लाह भी काफी डिग्रेड हुआ है इधर के जो हमले हुए हैं। लेकिन अभी भी जो हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बना रखी हैं, जिस तरीके से हमास ने गाजा में बड़ी दूरी और का जो टनल का जाल बिछा रखा था, उसी तरीके का टनल का जाल हिजबुल्लाह ने लेबनान में बिछा रखा है। और उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट्स इत्यादि बहुत हैं, टैंक्स वगैरह की भी उनके पास कैपेबिलिटीज हैं। तो ये जो इजराइल का जो ऑपरेशन है, वो हिजबुल्लाह के विरुद्ध आने वाले समय में जारी रहेगा। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। तो मुझे लगता है हिजबुल्लाह का कमांडर, टॉप कमांडर मारा गया, प्रमुख नसरुल्लाह मारा गया, लेकिन अभी हिजबुल्लाह की ताकत में जो कुछ भी बचा हुआ है हथियार, जो कुछ भी उसका बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो भी उसके ठिकाने हैं, उन सबको तबाह करके ही दम लेगा। दूसरी तरफ हूती पर भी अटैक। तो फिलहाल इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, ईरान को समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरब देशों में भी एक अलग स्थिति है कि कौन ईरान के साथ जाए, कौन इजराइल के साथ जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी आपका और संजीव श्रीवास्तव जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक की उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।